हाँ जी बेटे, अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में आपके पास ये सोल्ड एग्जाम्पल 8.4 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्ट टू ए शेयरिंग फोर्स। टेंजेंट की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 9 × 10⁻⁴। आपको बताना है कि जो अपर फेस है वो कितना शिफ्ट हुआ। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब इस डायग्राम में बड़ा ही सिंपल है बेटे, देखो शिफ्टिंग कैलकुलेट करना है। तो शिफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डेल्टा एल है ये बताना है आपने कितना है। शेयर मॉडुलस में इस प्रकार का डायग्राम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जब आप शेयर मॉडुलस की बात करते हो तो वो क्या होता है बेटे? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई थीटा। एम आई राइट? और थीटा की जब हम बात करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है बेटे? डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, जहाँ पर ये हमारे पास डेल्टा एल है और ये साइड आपके पास एल है। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, तो इस डेल्टा एल बाई एल को अगर हम यहाँ ले आए तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई जी। और आपको डेल्टा एल कैलकुलेट करना है तो हम एल को राइट साइड में ले आए तो एफ डिवाइडेड बाई ए जी मल्टीप्लाइड बाई एल। ये हमारे पास तरीका रहेगा इसे सोल्व करने का। अब बताइए क्या आपको फोर्स दिया हुआ है, कितना अप्लाई कर रहे हैं? अरे बोलो भाई, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? यस, इतनी बात पूछ रहा हूँ। एफ दिया हुआ है। लेंथ, क्या ये वाली लेंथ दी हुई है बेटे आपको? 50 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। कितना बन जाएगा? 1/2। एरिया, एरिया ये अपर फेस का एरिया दे रखा है बेटे, क्या ये लेंथ इंटू ब्रेड के बराबर हो जाएगा? लेंथ दे रखी है इसकी 50 और ब्रेड इसका दे रखा है 10, तो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गया? क्या दिया हुआ है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जी की वैल्यू दी हुई है। यस, क्या लेंथ दिया हुआ है? जब सब कुछ दिया हुआ तो इस फार्मूले में पुट करके क्या आप चेंज इन लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे? कोई डाउट है तो बोलिए बेटे। ठीक है जी। तो ये मटेरियल क्या दिया हुआ था हमें? लेड स्लैब दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया नहीं हुआ है बेटे। दिया नहीं हुआ है तो फिर इसका हमें पता होना चाहिए 5.6 × 10⁻⁹। जी की वैल्यू कितनी है बेटे? 5.6 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका रिजिडिटी मॉडुलस है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन लेंथ आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है? पक्की बात है? ठीक है बेटे। अब हमारा एक टॉपिक का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हुक्स लॉ अभी हमने स्टडी किया था। हुक्स लॉ में हमने पढ़ा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आज सुबह की क्लास में हमने स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर कुछ मास को हैंग करके इस बात को वेरीफाई भी किया था कि जितना ज़्यादा आप जिस रेशो में स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे किसी बॉडी पर, उसी रेशो में स्ट्रेन भी आता जाएगा। है राइट? अब मुझे एक बात बताएं बेटे कि जैसे मान लीजिए आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, सपोज करते हैं कि ये हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ऊपर जब आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस आप रिमूव कर रहे हो तो स्ट्रेन 0 हो रहा है वापस। है राइट? अभी इसको तो हमने बाउंड किया। अगर मान लेते हैं स्प्रिंग को हम बाहर निकाल लें, बाहर निकाल के और इसके ऊपर मास हैंग करते जाएं तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता जाएगा क्या हमेशा ही? बोलो, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ टाइम तक होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमने इसके ऊपर फोर्स जो है, वेट जो है वो बढ़ाते जाएंगे, बाद में क्या होना शुरू हो जाएगा? बाद में ये होना शुरू होगा कि जैसे जैसे हमने मान लो फोर्स बढ़ाया और फोर्स को छोड़ा तो स्प्रिंग वापस जा रहा है ना, ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल लेंथ में वापस आ रहा है। इसका ये लेंथ हम कुछ मान लेते हैं 3 या 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होगा। तो जब आप इसको इससे बाहर निकाल के जब हम इस पर मास हैंग करेंगे और ऐसा करते ही जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप मास अगर हटाने लगेंगे तो ये वापस तो आएगा लेकिन ओरिजिनल लेंथ में वापस नहीं आएगा। मान लीजिए अभी इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो हो सकता है बाद में ये 4.02 सेंटीमीटर रह जाए फोर्स हटाने के बाद में। क्लियर? और अगर आप फर्दर वेट बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा भी आएगा कि ये वापस रीगेन करना बंद ही कर देगा, ओरिजिनल शेप की तरफ वापस मुड़ेगा ही नहीं। और फिर अगर फिर भी आप वेट बढ़ाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले मान लीजिए 50 ग्राम मास बढ़ाने के ऊपर लेंथ में चेंज आ रहा था, सपोज 3 लाइंस के बराबर या 4 लाइंस के बराबर, हम इसको 1 मिलीमीटर मान लें, तो मान लेते हैं कि 50 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग 4 मिलीमीटर का लेंथ बढ़ रहा था।
तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 50 ग्राम के कोरस्पोंडिंग 4 मिलीमीटर की बजाय 5, 6, 7 या 8 मिलीमीटर लेंथ में चेंज आने लग जाएगा। कहने का मतलब हम लोड कम बढ़ाएंगे और एक्सटेंशन ज़्यादा आने लग जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन कुछ लिमिट तक ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, जहां जो कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो। इस ग्राफ में इसे बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। देखो बेटे, यहां से नीचे से अगर हम शुरू करें और इस पॉइंट तक आए तो यहां तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हुक्स लॉ जो है वो ओबे हो रहा है, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो इसे बोलते हैं बेटे इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या बोलते हैं? तो प्रोपोर्शनल लिमिट किसे कहेंगे? जो पॉइंट ए है इसके कोरेस्पोंडिंग यहाँ पर ये जो स्ट्रेस आया, तो स्ट्रेस की 0 से लेकर ये जो वैल्यू है इसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोलेंगे। तो इस ग्राफ की जब एक्सप्लेनेशन आती है तो कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने यहाँ पर बताने पड़ते हैं। नंबर 1 बात तो ये ग्राफ बनाना आप बच्चों को, ठीक है। नंबर 2 बात, सबसे पहले हमें इसमें बताना है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है बेटे? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के क्या रहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। और अगर इसके बाद भी आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। देखो आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि कर्व्ड है? कर्व्ड ग्राफ बन रहा है ना। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो क्या बनना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहां पर खत्म हो गया? ए की कोरेस्पोंडिंग वैल्यू पर खत्म हो गया। तो ए पॉइंट के सामने जो स्ट्रेस की वैल्यू है उस वैल्यू को आप प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। तो प्रोपोर्शनल लिमिट स्ट्रेस की वो हाईएस्ट वैल्यू है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे और उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी को ओबे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही हुक्स लॉ ओबे होता है। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो पहला पॉइंट आप इसमें इंपॉर्टेंट में क्या लिख लेंगे? प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है अब लिख लेंगे आप। नंबर 2 पर आपके पास क्या आ गया बेटे? ध्यान दो यहाँ सारे बच्चे। पॉइंट बी, पॉइंट बी जो है ना बेटे इसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इसके सामने का ये जो पॉइंट यहाँ पर आ गया इसे क्या बोलेंगे हम? इलास्टिक लिमिट। तो 0 से लेकर यहाँ तक का ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है इसे इलास्टिक लिमिट बोला। अब इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? इलास्टिक लिमिट का ये मतलब है कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्रॉस करने के बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन अगर आपने जो स्ट्रेस लगा रखा है वो आप हटाते जाएं वापिस, तो ओरिजिनल ये जो ग्राफ है ये उल्टी दिशा में बनता रहेगा। जैसे हमने स्प्रिंग वाले केस में करके भी देखा, जब हमने रिमूव किया तो सेम रेशो में लेंथ जो है वापिस चेंज हो रही थी और बॉडी ने अपने ओरिजिनल साइज को रीगेन कर लिया था। एम आई राइट? तो इसका मतलब इस ग्राफ को अगर आप लोड हटाते जाएंगे तो उल्टी दिशा में वैसा का वैसा ही ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट हमें ये बताता है कि बॉडी की इलास्टिसिटी अभी गायब नहीं हुई है, बॉडी अभी भी पूरी तरह से इलास्टिक है। जब आप बॉडी पर लगाए गए डिफॉर्मिंग फोर्स को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो बॉडी पूरी तरह से अपने ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाती है। क्या इतनी बात समझ आई बेटे? तो व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? Elastic limit is that maximum value of stress up to which body is completely elastic, and when the deforming force is removed then body will regain its original size or shape totally या completely। क्लियर है बेटे? अब जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया, जैसे मान लो आप पॉइंट सी आ गया, पॉइंट सी को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है? जैसे ही आपने इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया, इसका मतलब बॉडी ने अब अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को लूज करना शुरू कर दिया है, बॉडी की इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो गई है और बॉडी अब प्लास्टिक नेचर को शो करने लगी है। कहने का मतलब ये कि अगर बी पॉइंट के बाद में आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ा देते हैं और अब अगर आप इस स्ट्रेस को हटाएंगे तो बॉडी कंप्लीटली डायमेंशन को रीगेन नहीं करेगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मान लीजिए एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का जो ओरिजिनल लेंथ है वो कुछ 3 सेंटीमीटर मान लिया, आपने लोड लगाया जिसकी वजह से इसका लेंथ बढ़ गया, और जब आपने लोड को हटा दिया तो ये वापस ओरिजिनल शेप में आने की बजाय अगर थोड़ा सा एलोंगेशन बच गया इसमें, डेल्टा एल, मतलब कुछ परमानेंट स्ट्रेन आ गया इसमें, यानी अब वो ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगा, ओरिजिनल साइज में नहीं जा पाएगा। तो यील्ड पॉइंट क्या है बेटे? ये वो पॉइंट है जितना स्ट्रेस अगर आप लगा देंगे तो बॉडी अपने इलास्टिक बिहेवियर को लूज करने लग जाएगी और प्लास्टिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर टोटली अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप हटा देते हैं तो बॉडी विल रीगेन इट्स डायमेंशंस बट नॉट कंप्लीटली।
देयर विल बी सम स्ट्रेन दैट इज परमानेंट नाउ, और उसे बोलते हैं परमानेंट सेट। उस स्ट्रेन को क्या बोलते हैं बेटे? परमानेंट सेट। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर सी पॉइंट के ऊपर जो आपने स्ट्रेस लगा रखा था वो आपने हटाना शुरू कर दिया, तो जो ग्राफ है वो ओरिजिनल वापस नहीं आएगा, ग्राफ उल्टा तो आएगा, लेकिन ये पॉइंट जो स्ट्रेन है वो जीरो पर ना रहकर जीरो से थोड़ा इधर आ गया, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इतना स्ट्रेन इसमें बच गया, और इस स्ट्रेन को बोलते हैं परमानेंट सेट। तो तीसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, चौथी डेफिनेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे? परमानेंट सेट। पहली थी प्रोपोर्शनल लिमिट, दूसरा था इलास्टिक लिमिट, तीसरा था यील्ड पॉइंट, चौथा है परमानेंट सेट। परमानेंट सेट क्या है बेटे? ध्यान से सुने। व्हेन अप्लाइड स्ट्रेस इज बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, जब आप स्ट्रेस जो लगा रहे हो इलास्टिक लिमिट से ज्यादा है, देन द बॉडी विल नॉट रीगेन इट्स डायमेंशंस कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद बॉडी पूरी तरह से अपनी डायमेंशन को रीगेन नहीं करती, एंड देयर विल बी सम परमानेंट स्ट्रेन दैट विल ऑलवेज बी देयर, दैट इज कॉल्ड परमानेंट सेट, एंड द वैल्यू ऑफ परमानेंट सेट इज अप्रोक्सीमेटली 1% और लेस देन 1%। यानी अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ की आपने वायर लिया है तो 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम लेंथ में बदलाव उसमें परमानेंटली हो जाएगा यील्ड पॉइंट पर आते। बताओ बेटे, बात समझ आएगी क्या? परमानेंट सेट समझ आ गया। अब आप इस ग्राफ में आगे क्या देखेंगे? अब देखिए बेटे, यहां पर आप देखें, मैं आपको 2-3 अलग अलग पॉइंट्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि आपने सी पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस कितना लगा रखा है, ये इतना स्ट्रेस लगाया, और स्ट्रेन कितना आया बेटे? सी के कोरिस्पोंडिंग इतना स्ट्रेन आया। क्लियर हुई बात? अब आपने स्ट्रेस को थोड़ा सा बढ़ाया, यहां पर आपने इतना स्ट्रेस बढ़ाया, और इस ग्राफ में देखिए स्ट्रेन में कितना चेंज आया। अब बताओ, स्ट्रेन जो आ रहा है वो स्ट्रेस के कंपैरेटिव ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब सपोज करते हैं कि हम इतना ही और बढ़ा देते हैं, इसके जितना ही स्ट्रेस सेम रेशो में बढ़ा देते हैं, क्योंकि हुक्स लॉ क्या कहता है कि सेम रेशो से स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन सेम रेशो में बढ़ना चाहिए, लेकिन आप देखें कि स्ट्रेन जो है वो सेम रेशो में नहीं बढ़ रहा, ज्यादा बढ़ेगा। अब अगर आप फिर से देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाले 2 पॉइंट देखो बेटे, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इसमें स्ट्रेस में तो बहुत थोड़ा सा ही बदलाव है, लगभग पहले के जितना ही, बट आप देखिए स्ट्रेन में कितना चेंज आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है। हाँ या ना बोलो? तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये सी पॉइंट क्रॉस करने के बाद स्ट्रेस कम लगाएंगे तब भी स्ट्रेन ज्यादा आएगा। तो लार्ज स्ट्रेन विल बी प्रोड्यूस व्हेन स्मॉल स्ट्रेस इज अप्लाइड आफ्टर क्रॉसिंग यील्ड पॉइंट। इट मींस बॉडी इज नॉट नाउ बिहेविंग एज ए प्लास्टिक बॉडी। और फिर क्या होगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में देखिए आप, ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है स्ट्रेस कम हो रहा है। देखो बेटे, ई पॉइंट डी से नीचे है ना स्ट्रेस में, तो ये शो कर रहा है कि स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। इसका मतलब आप लोड तो हटाते जा रहे हो, लेकिन फिर भी वायर अभी भी खींची हुई चली जा रही है। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप लोड हटाएंगे तब भी बॉडी के अंदर स्ट्रेन आता जाएगा, और फिर क्या होगा? बॉडी बीच में से कहीं से एक जगह से पतली होने लगेगी, जिसे बोलते हैं नेक फॉर्मेशन, यानी गर्दन बनेगी उसकी, और फिर उस जगह से बॉडी टूट जाएगी, तो वो आ जाएगा ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट इन्होंने शो किया हुआ। एम आई राइट? ये ग्राफ एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और 3 से 5 नंबर में इस ग्राफ के बारे में जानकारी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जब पूछी जाएगी तो आपको ये ग्राफ बनाना होगा, लेबलिंग करनी होगी। लेबलिंग करने का मतलब, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पॉइंट ए बी सी डी ई, तो आप यहाँ पर ग्राफ में लिख देंगे पॉइंट ए प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट, पॉइंट सी यील्ड पॉइंट, पॉइंट डी स्ट्रेस हटाने पर भी स्ट्रेन आ रहा है, यानी जो बॉडी है इट टोटली लूजेस इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एंड पॉइंट ई फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। एनी डाउट? और इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप शो करेंगे? परमानेंट सेट को भी शो करेंगे। कोई दिक्कत है बेटे? ठीक है। इसके अलावा इस ग्राफ में और क्या क्या है अब वो समझते हैं। देखो बेटे, जैसे ही आपने ये पॉइंट बी क्रॉस किया, इलास्टिक लिमिट क्रॉस किया, ये ग्राफ देखिए काफी बड़ा बन रहा है, ये ग्राफ काफी बड़ा बन रहा है। तो ये ग्राफ जनरली एक गुड इलास्टिक मटेरियल का ग्राफ है। जैसे मान लीजिए आप स्टील की बात कर सकते हैं, आयरन की बात कर सकते हैं, कॉपर की बात कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की बात कर सकते हैं। इस प्रकार के मटेरियल का कोई वायर ले लिया आपने, उस पर स्ट्रेस लगाते जाओ, स्ट्रेन नोट करते जाओ, जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही ग्राफ हमें मिलेगा, अगर हम प्रैक्टिकली बनाना चाहें। क्लियर हुई बात? लेकिन अगर मान लीजिए कि हम कोई और मटेरियल ले लेते हैं, जैसे लकड़ी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? लकड़ी ले लेते हैं, और लकड़ी पर भी सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं,
तो आप देखें कि ये जो ग्राफ है ना, ये इतना ही बनेगा बस। जैसे ही बी पॉइंट क्रॉस होगा बॉडी टूट जाएगी। यानी ये जो पॉइंट ई है वो कुछ बॉडीज के लिए बी के बिल्कुल नजदीक में ही लाई करता है। तो वहां पर ये ग्राफ कैसा बनेगा अगर हम बनाए तो बस ऐसा ही। जैसे ही आपने पॉइंट बी को क्रॉस किया वैसे ही क्या आ गया, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। ऐसा किन मटेरियल्स में होता है बेटे? लेस इलास्टिक नहीं, प्लास्टिक बॉडीज के अंदर जो बॉडी लगभग नेग्लिजिबल इलास्टिक बिहेवियर शो करती हैं, जिनका इलास्टिसिटी बिल्कुल ही कम है, ऐसे मटेरियल का ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। यानी जैसे इलास्टिसिटी बॉडी की खत्म वैसे ही बॉडी टूट जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है बेटे, तो हमारे पास ये जो यहां से लेकर यहां तक का ये जो ग्राफ है इसे हम बोलते हैं बेटे प्लास्टिक रेंज। इसे क्या बोलते हैं हम? प्लास्टिक रेंज। तो प्लास्टिक रेंज जिस मटेरियल के लिए ज्यादा बड़ी होगी वो गुड इलास्टिक मटेरियल होता है। वो क्या होता है? गुड इलास्टिक मटेरियल। तो स्टील जो है वो बेस्ट इलास्टिक मटेरियल है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का इलास्टिक मटेरियल। क्लियर हुई बात? दूसरी बात, जिनका प्लास्टिक रेंज ज्यादा बड़ा होगा ऐसे टाइप के मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे बेटे? डक्टाइल मटेरियल्स। क्या बोलेंगे? डक्टाइल मटेरियल्स। तो डक्टिलिटी शो करती है। लार्ज प्लास्टिक रेंज क्या शो करते हैं बेटे कि मटेरियल कैसा है? डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल का मतलब ये है कि इस टाइप के मटेरियल को आप खींचकर उससे तार बना सकते हो, या इस प्रकार के मटेरियल को पीटकर उसकी चादरें बनाई जा सकती है, जैसा कि आपने 10th क्लास में मेटल के प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। एम आई राइट? अगर प्लास्टिक रेंज कम हो, अगर प्लास्टिक रेंज क्या हो? कम हो, तो फिर क्या होगा बेटे? ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। यहाँ इसका ग्राफ चलो इन्होंने नहीं दिया हुआ है, बट हम एक रफली एक ग्राफ में आप बच्चों के लिए बना देता हूँ। इधर मान लीजिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाएं और इधर हम ले लेते हैं स्ट्रेन और इधर हम ले लेते हैं स्ट्रेस। तो ये जो ग्राफ है वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे बेटे? ब्रिटल मटेरियल्स। ब्रिटल मटेरियल्स का मतलब ऐसे मटेरियल जिनका ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट क्रॉस करते ही आ जाता है और दे शो टोटली प्लास्टिक बिहेवियर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो ये आ जाएगा। अब सोचकर बताओ कि जो रबड़ है वो इनमें से किस टाइप का मटेरियल है? हाँ जी बेटे, अभी मैंने आपसे पूछा कि रबड़ किस टाइप का मटेरियल है, आपने कहा जी इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल है, बट रबड़ जो है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है। रबड़ क्या नहीं करता बेटे? यानी रबड़ के लिए अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाओ प्रैक्टिकली, तो वो ग्राफ ऐसा नहीं मिलेगा जैसा हमने यहाँ ऊपर स्टडी किया है। इस प्रकार का ग्राफ हमें नहीं मिलेगा। तो कैसा ग्राफ मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली कुछ इससे मिलता जुलता ग्राफ मिलेगा। ये जो ग्राफ आपको शो कर रखा है ये किसका है? देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर इलास्टिक टिश्यू ऑफ रोटा। इलास्टिक टिश्यू ऑफ रोटा क्या है बेटे? लार्ज ट्यूब वेसल है जो कि हार्ट से ब्लड को कैरी करता है। इसका अगर हमने ग्राफ बनाया स्ट्रेस स्ट्रेन कर, तो वो इस प्रकार का आया। क्या यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं। इस टाइप के मटेरियल को बोलते हैं इलास्टोमर्स। इस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं बेटे? इलास्टोमर्स। तो रबड़ भी एक टाइप का इलास्टोमर मटेरियल है। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बट ये भी गुड एक्सटेंट तक एक इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। हमने उसको खींचेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन आएगा, खींचते जाएंगे, स्ट्रेन आता जाएगा, थोड़ा बहुत परमानेंट सेट भी शो करता है। बट जैसे ही आपने उसको उसकी इलास्टिसिटी के मटेरियल के बियॉन्ड अगर स्ट्रेस अप्लाई किया तो फिर वो टूट जाएगा। तो ना ही तो वो इलास्टिक है प्योरली, ना ही वो प्लास्टिक है, दैट इज ए इलास्टोमर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? हुक्स लॉ ओबे नहीं करता है रबड़। और ये जो ग्राफ है, कई बार ये ग्राफ आपसे पूछ लिया जा सकता है 2 नंबर तक, 1 नंबर तक, इलास्टिक टिश्यू ऑफ रोटा। इसके बारे में भी इलास्टिक बिहेवियर आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बोलो बेटे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ जी बेटे, ये सोना नहीं है रे बच्चे। द एवरेज डेप्थ ऑफ एग्जाम्पल 8.5 देखते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। हिंद महासागर की जो एवरेज गहराई है वो 3000 मीटर है, यानी लगभग 3 किलोमीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करो वाटर का एट द बॉटम ऑफ द ओशन। देखो बेटे, समंदर में पानी के नीचे बिल्कुल गहराई में जो पानी है उसके ऊपर वाले वाटर का प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और प्रेशर पड़ेगा तो वाटर कंप्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जीरो कंप्रेसिबिलिटी का मटेरियल तो है नहीं, कुछ कंप्रेसिबिलिटी इसकी है, बट अदरवाइज हम इसको इनकंप्रेसिबल लिक्विड ही कंसीडर करते हैं। जब आप पास्कल लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो वाटर को एक इनकंप्रेसिबल लिक्विड मानकर चलेंगे।
आप पढ़ो जाओ बेटे। वाटर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है कि कंप्रेसिबल है? इनकम्प्रेसिबल। किसने बताया? मैंने बताया, ठीक है। कब मानेंगे हम इसे इनकम्प्रेसिबल? जब हम पास्कल्स लॉ स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए वाटर की कंप्रेसिबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई वाटर कितना कंप्रेस होगा, डेल्टा वी बाई वी कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटे, तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका बता देता हूं और इसमें आप बच्चों को पता लग जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास ओशन है, ये इसका बॉटम मान लिया, 3000 मीटर की गहराई दे रखी है इन्होंने, डेप्थ आपके पास 3000 मीटर हो गया। ठीक है, यहां पर जो वाटर है उसके अंदर कंप्रेशन कितना आएगा? तो बेटे इसका जो प्रेशर है H रो G, इतना प्रेशर इसके बॉटम पर लगेगा ना? से यस और नो? यस। तो H रो G हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लस में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर हम ज्यादा एक्यूरेसी में जाना चाहें, ओशन है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है, 1 एटीएम। 1 एटीएम कितना होता है बेटे? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इतना प्रेशर लगता है। प्लस में कौन ऐड हो रहा है? वाटर की वजह से प्रेशर ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी कितनी आएगी? बल्क मॉडुलस पूछा है कि कंप्रेसिबिलिटी पूछा है इन्होंने? बल्क मॉडुलस पूछा है। तो क्या आ जाएगा बेटे? फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। इन्होंने बल्क मॉडुलस भी नहीं पूछा, इन्होंने डेल्टा वी बाई वी पूछा है। तो डेल्टा वी बाई वी कितना आ जाएगा बेटे? F डिवाइडेड बाई A इंटू बी। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो P डिवाइडेड बाई V। P कितना है बेटे? इसको और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेशर, वाटर का बल्क मॉडुलस दे रखा है, दोनों की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्योंकि यहाँ कंप्रेशन है इसलिए हम इसे नेगेटिव से भी शो कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव जो है वो रिडक्शन इन वॉल्यूम को शो करता है। बट अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वैल्यूज को पुट करने को आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। बोलो, क्या तुम्हारी फेस देख के लग नहीं रहा तुम्हें कुछ समझ भी आया है? किस किस को नहीं समझ आया? क्या चीज नहीं समझ आई? अच्छा, खुल के बताओ कौन से वाली बात नहीं समझ आई? H रो जी नहीं समझ आया। बहुत अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर में हम ये फार्मूला पढ़ेंगे। बता देता हूँ, वेरी गुड, आप बच्चों ने बताया, अच्छी बात है। जब हम किसी भी लिक्विड के H मान लेते हैं कि गिलास मान लेते हैं हम पानी का, अगर ये एक पानी का गिलास है, इसकी ऊंचाई कितनी है? H है, इसका लिक्विड इसके अंदर जो भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है बेटे रो। तो इसके बॉटम पॉइंट के ऊपर इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लगता है तो उसका फार्मूला होता है बेटे H रो जी। उसका फार्मूला क्या होता है? H रो जी। जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, लिक्विड एट रेस्ट और लिक्विड इन मोशन पढ़ेंगे, तो लिक्विड एट रेस्ट वाले में ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हुई बात क्या? तो किसी भी H ऊंचाई के लिक्विड के नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर लगने वाले प्रेशर का फार्मूला है H रो जी। क्लियर हो गया? और एटमॉस्फेयर ऊपर है ही, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को एक कांस्टेंट मानकर और उसकी ऊंचाई को हम फिक्स लेकर जब कैलकुलेट करते हैं तो ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मान लिया जाएगा हमारे पास? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसकी भी हम आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में बात करेंगे। अभी के लिए आप इसकी वैल्यू को ध्यान रखेंगे। इट्स फाइन। तो टोटल प्रेशर कितना लग रहा है पानी के बॉटम में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, प्लस पानी का प्रेशर लग रहा है। इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वो क्या आ जाएगा बेटे? P आ जाएगा। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है, हाँ या ना बोलो? यस। तो इन दोनों की वैल्यूज को पुट करने पर क्या आ जाएगा? यहाँ से डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा। बोलिए, अब कोई डाउट है तो? एक बात यहाँ पर और ध्यान दो बेटे, जब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड नहीं किया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इन्होंने ऐड इस वजह से नहीं किया है क्योंकि ये जो प्रेशर वाटर का लग रहा है जो इन्होंने H रो जी के फार्मूले से कैलकुलेट किया है, दिस प्रेशर इज मच लार्जर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए उन्होंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। बट आगे जब हम हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स स्टडी करेंगे तब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी भी कंडीशन में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी काउंट किया जाएगा। ये आप बच्चों को मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करके फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया है और बुक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, उसे कंसीडर ही नहीं किया गया है। इज इट क्लियर? सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। तो आप डायरेक्टली अगर चाहें तो प्रेशर इन्होंने क्या मान लिया? H रो जी ओनली। तो हाइट दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 10⁻³
अगर 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का हम एक बॉक्स बना लें और उसमें पानी भर दें तो उसमें कितना मास आएगा 1000 किलोग्राम, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर। और जी 9.8 की बजाय इन्होंने 10 ले लिया। वैल्यू को जब आप पुट करेंगे यू विल गेट दिस आंसर। और आप यहाँ ये देखेंगे कि इससे कितना कंप्रेशन आ रहा है 1.36%। कितना कंप्रेशन आ रहा है 1.36%। इसका मतलब अगर जो हम आइडियल लिक्विड कंसीडर करते हैं जिसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है तो ये कितना परसेंटेज आना चाहिए था 0%। इट मीन्स वाटर इज नॉट ए परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, वाटर कैन बी कंप्रेस्ड बाय सम एक्सटेंट। क्लियर होगी बेटे बात? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।